नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है अबाउट रशियन ऑयल। तो इंडिया और चाइना दे कंटिन्यू टू बी टॉप बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एज पर डेटा जो मई के मंथ में आया है। तो एज यू ऑल नो, रशियन ऑयल पर, रशियन प्रोडक्ट्स पर बहुत सारे कंट्रीज ने एम्बार्गो लगाया, यानी वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं रशियन ऑयल में या फिर रशिया के किसी प्रोडक्ट्स में। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज जो ऐसे कोई सैंक्शंस लगा नहीं रहे हैं, उनके इंपोर्ट्स जो है ऑफ रशियन ऑयल वो काफी बढ़ गए हैं। रशिया की तरफ से जो ऑयल आ रहा है उस पर डिस्काउंट भी काफी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। तो डेटा जो आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है। जो मई के मंथ में डेटा आया है वहां पर यह दिखा कि 12% से इंक्रीज हुआ है रशियन फ्यूल ऑयल एंड वीजीओ यानी वैक्यूम गैस ऑयल जो प्रोडक्ट है, अनदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो उसमें 12% का इंक्रीज दिखा है इन द मंथ ऑफ मई कंपेयर टू द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड एज यू ऑल नो, यूरोपियन यूनियन का अभी भी पूरा एम्बार्गो चल रहा है, यानी उन्होंने सारे जो ऑयल के जो भी टाइज है वो बंद कर दिए विथ विथ रशिया, एंड दिस इज गोइंग ऑन सिंस February 2023। तो बल्क ऑफ रशियन ऑयल इज गोइंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। नंबर्स में देखें तो मई के मंथ में डायरेक्ट फ्यूल ऑयल एंड वीजीओ के शिपमेंट्स जो है फ्रॉम रशियन पोर्ट्स टू इंडिया वो इंक्रीज हुए हैं टू 0.7 मिलियन टन्स फ्रॉम 0.6 मिलियन टन्स जो प्रीवियस मंथ में हुआ। इवन चाइना के फिगर्स काफी अच्छे हैं। यहाँ पर चाइना का जो फ्यूल लोडिंग्स है, they were around 5,20,000 tons, which is increased from 4,50,000 tons in the month of April. So again, this is a trend जो पिछले एक साल से हमें नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। एंड इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू टू बी इंपोर्टर्स ऑफ रशियन ऑयल। इंडियन इकोनॉमी में हमें बात करनी होगी सबसे पहले अबाउट इंडियाज एक्सटर्नल डेट रेशियो। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट रेशियो है दैट हैज फॉलन टू अ 13 ईयर लो ऑफ 18.7%। ये रेशियो गिरना इंडिया के लिए अच्छा है बिकॉज ये दिखाता है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, यानी बाकी कंट्रीज को इंडिया जो पैसे ओ करता है, यानी जो पैसे इंडिया को देने हैं, वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है। तो ये रेशियो बेसिक इस चीज को ही डिनोट करता है ये रेशियो। तो ये बहुत अच्छे पोजीशन पर है करंटली, बेस्ट इन द लास्ट 13 ईयर्स एट 18.7%। पिछले साल ये 19% हुआ करता था। हालांकि जो डेट है वो $40 बिलियन से बढ़ गई है इंडिया की इन द लास्ट 1 ईयर, बट जीडीपी ग्रोथ हैज बीन हायर देन द ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन द एक्सटर्नल डेट, जिस वजह से रेशियो जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन इफेक्ट जो है उस वजह से, यानी एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर की वजह से जो इफेक्ट होता है डेट इंक्रीज में, वो अराउंड $8.7 बिलियन का रहा है। एंड अभी भी जो टोटल डेट है उसमें डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है दैट कंटिन्यूज टू बी द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया। तो अराउंड 54% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट इंडिया का डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है। अराउंड वन थर्ड ऑफ द डेट इज रूपी डिनोमिनेटेड डेट, एंड 5.8% की जो डेट है दैट इज येन डिनोमिनेटेड राइट नाउ। एंड ओवरऑल जो डेट है दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें सिर्फ लोन्स नहीं आते, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सम ऑफ द करेंसीज, डिपॉजिट्स। तो करंटली जो लोन का शेयर है इन द टोटल एक्सटर्नल डेट दैट इज 33%, जबकि करेंसी एंड डिपॉजिट्स का जो रेशियो है दैट इज करंटली अराउंड 23% इन दिस एक्सटर्नल डेट रेशियो। तेलंगाना के जो फार्म लोन वेवर्स है, इस वजह से बैंकिंग सेक्टर में कुछ शॉक्स आ सकते हैं, ऐसा बैंकिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है। रिसेंटली आपने ये न्यूज पढ़ी होगी कि तेलंगाना के जो नए चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, उन्होंने अनाउंस किया कि अप टू 2 lakhs ऑफ ईच लोन वो बैंक्स का, वो फार्मर्स का जो है वो वेव ऑफ कर देंगे टू द बैंक्स। एंड इसके बाद डिमांड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स भी चालू हो गए हैं ऑफ फार्मर्स फार्मर्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र, वो भी सिमिलर डिमांड्स यहाँ पर रेस करने लगे हैं। तो जो इंडस्ट्री वाइड एनालिसिस है, इंडस्ट्री रिलेटेड जो एनालिसिस है इस चीज का, वो अगर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इससे असेट क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं। एंड जो क्रेडिट कल्चर है ऑफ द वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो काफी ज्यादा डिट्योरेट हो सकता है, बिकॉज हर स्टेट अब यही कहेगी कि हमारे फार्मर्स के जो लोन्स है वो भी आप वेव ऑफ कर दीजिए। एक फार्म लोन जो वेवर है, व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स इज कि गवर्नमेंट बैंक्स को बोल रही है कि आप जो ड्यूज है आपके वो राइट ऑफ कर दीजिए। एंड गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है बैंक्स को कि हम आपको कंपेंसेट कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली दैट टेक्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एंड इस वजह से बैंक्स की एसेट क्वालिटी हमेशा डिट्यूरेट हो जाती है। ये पास्ट में भी देखा गया है। 2007 में जब यूपीए वन गवर्नमेंट थी, तब उस समय वेरी बिग अमाउंट ऑफ लोन, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ का जो लोन था,
वो वेव ऑफ कर दिया था यूपीए ने, जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर में थोड़े से प्रॉब्लम्स शुरू होने लग गए थे। तो करंटली जो इफेक्ट्स है वो काफी प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकते हैं? अगर बैंक्स या फिर एनबीएफसीज जहां पर रीजनल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो हमेशा ऐसी रिस्क में होते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है बंधन बैंक जैसी कंपनी में क्या हुआ। उनका ज्यादातर असेट्स जो थे दे वर कॉन्सेंट्रेटेड टू रीजन्स लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड आसाम। तो कोई प्रॉब्लम्स अगर वो जगह पर आ जाते हैं तो ऐसे में इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ज्यादा डिटीरियरेट हो जाती है। तो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट फ्रॉम आरबीएल बैंक हैज सेड कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे तेलंगाना जैसे स्टेट में इलेक्शंस होने वाले थे, तो इन बिल्ड अप टू द इलेक्शंस इटसेल्फ प्रोमिसेस कर दिए गए थे बाय द गवर्नमेंट की टू द फार्मर्स कि हम आगे जाके आपके जो लोन्स है वो वेव ऑफ कर देंगे। तो जस्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस बहुत सारे फार्मर्स जो है वो पे ऑफ नहीं करते, वहीं से डिलिंक्वेंसीज जो है वो शुरू हो जाती है। तो नोइंग दैट द गवर्नमेंट पावर में आने के बाद लोन वेवर अनाउंस कर देगा, बहुत सारे फार्मर्स वो डिले द पेमेंट एंड ऐसे में क्रेडिट साइकिल जो है वो अफेक्ट हो जाती है। एंड रीपेमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पर बहुत अफेक्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर लोन्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई का जो सेक्टरल क्रेडिट डेटा जो आता है उसमें यही दिखा था कि मार्च 24 के अंत में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लोन्स है दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 20% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो एग्रीकल्चर लोन्स भी काफी ज्यादा दिए गए हैं फ्रॉम द बैंक्स एज ऑफ मार्च 24 एंड। तो काफी अच्छा खासा एसेट का शेयर जो है बहुत सारे बैंक्स का एग्रीकल्चरल लोन्स का होगा। टोटल बैंकिंग क्रेडिट एज ऑफ अप्रैल 2024 दिस which is to agricultural sector, तो वो that stood at around 21 lakh crores versus 17.65 lakh crores जो मार्च 23 में हुआ करता था। क्रिसल का ये कहना है कि प्राइवेट डिफेंस कंपनीज का रेवेन्यू FY25 में 20% से बढ़ सकता है ऑन ईयर बेसिस। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि ये जो कुछ प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है इनके रेवेन्यूज आर फोरकास्टेड टू राइज टू ऑलमोस्ट 13,500 crores for FY25, which is double of what revenues they booked in FY21। तो 4 साल में एक डबलिंग ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर ये प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स का हो सकता है। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज जो है उनकी जो ऑर्डर बुक्स है वो काफी स्वेल हुए हैं, काफी बढ़ गए हैं। एंड बहुत सारे टेलविंड्स इनके लिए रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी, डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टेलविंड्स रहे हैं जिस वजह से एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ गए हैं, इंडिजनाइजेशन हुआ है बहुत सारे गुड्स का। सो ऑल दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड द प्राइवेट डिफेंस कंपनीज। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि द ऑर्डर बुक करंटली जो इन कंपनीज की है, क्रिसल ने अपने रिपोर्ट में बताया कि ऑर्डर बुक जो इन कंपनीज की है वो और भी इंप्रूव होना एक्सपेक्टेड है। करंटली द ऑर्डर बुक टू ऑपरेटिंग इनकम रेशियो, यानी करंटली जितनी ऑर्डर बुक है दैट कंपेयर टू द करंट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो वो अराउंड 4.5 टाइम्स है। दैट विल बी अराउंड 4 to 4.5 टाइम्स इन फिजिकल 25, जबकि ये 3.5 टाइम्स हुआ करता था इन FY23। तो रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है लेकिन ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सो दैट शोज कि ऑर्डर बुक कितनी स्ट्रांग आगे नजर आ रही है। स्ट्रांग रेवेन्यू के साथ साथ ही जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटीज भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी आगे, ऐसा भी रिपोर्ट में कहा गया है। एंड मेनली इससे हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अगर ये इंडस्ट्री को आपने समझा होगा कभी, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट से पैसा जो है वो थोड़ा सा लेट भी आता है कई बार, एंड इन्वेंट्री आपको बहुत सारी रखनी पड़ती है। तो जनरली जो करंट एसेट्स है उसमें अराउंड 450 to 500 डेज ऑफ सेल्स की आपको वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ती है। सो दैट्स अ ह्यूज वर्किंग कैपिटल डेफिसिट जो इन कंपनीज को फेस करना पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट में सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल बेसिस पर रेवेन्यू एंड ऑर्डर बुक के बारे में बताई गई है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स हमें वैल्यूएशंस के बारे में ध्यान हमेशा रखना चाहिए, स्पेशली इन सेक्टर्स जहां पर काफी बड़ी री रेटिंग हो गई है। बहुत सारे प्राइवेट डिफेंस कंपनीज जो है वो नॉट जस्ट पी बेसिस पर बट प्राइस टू सेल्स बेसिस पर भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पर करंटली नजर आ रहे हैं। सो एज इन्वेस्टर्स हमें हमेशा वैल्यूएशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार फ्रंट एंडिंग ऑफ वैल्यूएशन जो है वो हो जाता है, जिस वजह से आगे अच्छे नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक प्राइस में मूवमेंट बहुत कम दिखाई देता है। स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अदानी ग्रुप की बात करेंगे। तो अदानी ग्रुप इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹2 लाख करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन बाय 2030, ऐसा उन्होंने कल अनाउंस किया है। अदानी ग्रुप हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ टारगेट्स बताए थे, एंड इसलिए मार्केट हैज नॉट एग्जैक्टली रिएक्टेड टू द मार्केट हैज नॉट सडनली रिएक्टेड टू न्यूज लाइक दिस। लेकिन अदानी ग्रुप इज लुकिंग टू इन्वेस्ट अराउंड 2 लाख करोड़ बाय
2030 टू बिल्ड अराउंड 40 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। तो उनके नेट जीरो एमिशंस के टारगेट से अक्रॉस बिजनेसेस बाय 2050। तो इसी की और ये एक मेजर कदम उनका यहाँ पर हो सकता है। कंपनी के पास करंटली अराउंड अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के पास करंटली अराउंड 10 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक सनलाइट, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। एंड कंपनी जो है वो देख रही है कि और 6-7 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो ऐड करके हर साल ऐड करके 50 गीगावाट्स जो है वो उस कैपेसिटी पर 2030 तक पहुंच सके। बॉल पार्क फिगर उन्होंने यही कही है कि ₹5 करोड़ पर मेगावाट, यानी अराउंड ₹5,000 करोड़ पर गीगावाट उनको केपेक्स करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है टू इंक्रीज देयर कैपेसिटीज। तो दिस इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ फिगर जो हमें अक्रॉस इंडस्ट्री यूज करने में भी काफी फायदा यहाँ पर हो सकता है। उनके सीईओ ने यही कहा है कि कंपनी जो है वो 5 गीगावाट्स का पंप स्टोरेज कैपेसिटी भी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है टू एडजस्ट टू पीक पावर डिमांड, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी में रात को सनलाइट अवेलेबल नहीं होता है, कई बार विंड टर्बाइंस भी उतने स्ट्रांग नहीं होते बिकॉज ऑफ द विंड फोर्स। तो ऐसे में पंप स्टोरेज अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रिड जो है वो इतना बड़ा वोलेटिलिटी सहन नहीं कर सकता ऑफ हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी। सो इसके बारे में बात उन्होंने कही है। अदानी ग्रीन हैज एडेड 2.8 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी इन FY24, जो 15% है ऑफ इंडिया टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन जो FY24 में इंडिया ने एज अ कंट्री करा। एनटीपीसी का जो बोर्ड है दैट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रेज 12,000 करोड़ वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये उनके बोर्ड ने ये अप्रूव किया है कि दे विल बी रेजिंग दिस अमाउंट। काफी बड़ी सम है, लेकिन एनटीपीसी के प्लान्स भी वैसे ही है। दे हैव वेरी एम्बिशियस प्लान्स ऑफ कैपेसिटी एडिशन जो कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं पिछले 1-2 साल में। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स भी रिपोर्ट किया था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 6,490 करोड़ था फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24, विच वाज 33% अप। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी के FY24 में अराउंड 41,000 करोड़ थे। तो कंपनी पैसे रेस तो कर रहा है, बट कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 3-4 ईयर से काफी कंसिस्टेंटली अच्छे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी जनरेट कर रहा है। सो क्लियरली जो भी पैसा वो रेस कर रहे हैं, जो भी पैसा वो अपने बिजनेस में लगा रहे हैं टुवर्ड्स कैपेसिटी इंक्रीज, उसके उनको काफी अच्छे डिविडेंड्स मिलना शुरू हो चुके हैं। कंपनी के प्लान्स है करंटली अराउंड 75 गीगावाट्स के आसपास की कैपेसिटी है उनकी। 130 गीगावाट्स पर पहुंचाना है उनको कंपनी को इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। एंड इसमें से मेजर कैपेसिटी एडिशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही होने वाला है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनको पैसे रेज करने की जरूरत पड़ेगी, बट इट्स क्लियर कि कंपनी अपने प्लान्स पर काफी फोकस्ड है अबाउट इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी एंड टेकिंग द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। आईसीआईसीआई बैंक ने $100 बिलियन के मार्केट कैप का माइलस्टोन कल हिट किया, बिकमिंग ओनली द 6th इंडियन कंपनी टू हिट द माइलस्टोन। ICICI Bank is the second largest bank in India by market capitalization, just behind HDFC Bank. इसी के साथ like I said 6th कंपनी ये बनी है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक एंड भारतीय एयरटेल। इन्फोसिस भी $100 बिलियन पर जा चुकी है, बट करंटली इट हैज कम डाउन बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ $100 बिलियन बिकॉज कंपनी वो सस्टेन नहीं कर पाया। बट जनवरी 22 में द इन्फोसिस जो है वो 5th कंपनी बनी थी टू रीच द $100 बिलियन मार्केट कैप। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें, काफी अच्छा सस्टेन्ड रन आया है टू टेक इट अबव $100 बिलियन मार्केट कैप। 12% का इंक्रीज बैंक के स्टॉक में दिखा है फ्रॉम द लोज ऑफ 4th जून। एंड पिछले एक साल में भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए, अराउंड 30% के रिटर्न्स आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं। मेनली क्रेडिट जो रिटेल सेक्टर है दैट हैज ग्रोन क्वाइट वेल फॉर देम। एसएमई लेंडिंग भी काफी अच्छी ग्रो हुई है एंड हैज आउट परफॉर्म द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ, एंड इस वजह से ही कंपनी का जो ओवरऑल असेट इंक्रीज है वो काफी अच्छा दिखा इन FY24। क्वांट म्यूचुअल फंड में पैनिक रिडम्पशंस अब तक नहीं हुए हैं। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स सीम टू बी ऑन वेट एंड वॉच मोड। तो मनी कंट्रोल के रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्टर्स जो है ओवरऑल अगर देखें तो वेट एंड वॉच अप्रोच ही अपना रहे हैं करंटली रिगार्डिंग क्वांट म्यूचुअल फंड्स। मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से उनकी जो बात हुई तब उनको ये फ्लेवर ओवरऑल दिखा। मोस्ट ऑफ देम ने यही कहा कि अब तक वो ऐसी सिचुएशन उनको दिखी नहीं है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स आइदर एट देयर ओन रिक्वेस्ट और बिकॉज ऑफ देयर एडवाइजर्स आर डूइंग रिडेम्पशंस ऑफ देयर फंड्स फ्रॉम क्वांट म्यूचुअल फंड। फंड एडवाइजर्स को ओवरऑल कोई इमीडिएट इम्पैक्ट करंटली नजर नहीं आ रहा इन क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। एक नोटेबल डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड प्राइम इन्वेस्टर इज द ओनली मेजर डिस्ट्रीब्यूटर हु हैज एडवाइज्ड कि उनके क्लाइंट्स को
क्वांट म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए। प्राइम इन्वेस्टर ने अपने वेबसाइट पर ये एग्जिट कॉल इशू किया फॉर द फंड्स ऑफ क्वांट एएमसी। उन्होंने जब अपना डिसीजन एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग द एग्जिट फ्रॉम क्वांट एएमसी, तो उन्होंने तब ये बताया है कि चाहे ये कॉल थोड़ा सा जल्दबाजी में लगे अबाउट डूइंग रिडेम्पशंस इन क्वांट, बट उनका ये कहना है कि जो स्ट्रेटेजी क्वांट म्यूचुअल फंड अपनाता है रिगार्डिंग दी मोमेंटम बेट्स एंड बाकी जो उनके चीजें हैं टू टू टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट फंडामेंटल्स, तो ऐसे में अगर रिडेम्पशन वाली साइकिल आ गई तो क्वांट म्यूचुअल फंड के जो सारे स्कीम्स है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। तो उनका ये कहना है कि क्वांट म्यूचुअल फंड को अच्छे से परफॉर्म करते रहने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके पास इनफ्लोज आते रहें, एंड अगर आउटफ्लोज देने पड़े क्वांट एएमसी को तो ऐसे में उनके परफॉर्मेंस जो है वो सस्टेन नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम इन्वेस्टर विच इज वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड उन्होंने यहाँ पर कहा है। लाइक आई सेड, मेन रीजन उन्होंने ये बताया कि मोमेंटम प्लेज है, सडन रिडम्पशन से बहुत सारा डिसरप्शन हो सकता है इन इनफ्लोज एंड दैट कैन इम्पैक्ट द स्ट्रेटेजीज जो क्वांट म्यूचुअल फंड अपनाता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ेंगे, दैट इज द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज बिलीव इट और नॉट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। तो जापान एज अ कंट्री अगर आपको पता होगा तो यू वुड बी नोइंग कि पिछले 2-3 डेकेड्स में इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत कम रहा है, इट हैज बीन ऑलमोस्ट जीरो। कई बार देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर लोगों को बैंक में अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रखने के लिए भी इंटरेस्ट देना पड़ा है इंस्टेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इट। तो ऐसे सब जीरो इंटरेस्ट रेट्स वहां पर रहे हैं। बट एक नया ट्रेंड शुरू होने लगा है इन द जापानीज बैंकिंग इंडस्ट्री सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। जापान के कुछ रीजनल बैंक्स है, दे आर ऑफरिंग ऑलमोस्ट 10.5% interest on keeping money in their bank account for longer term deposits, which has startled a lot of people कि ऐसा क्या हो गया अचानक, क्योंकि जहां पर इन्फ्लेशन रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो है, कोई ग्रोथ कंट्री के टोटल इकोनॉमी में नजर नहीं आ रही, लेकिन ये बैंक्स अचानक 10.5% का इंटरेस्ट रेट्स क्यों दे रहे हैं? दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल सब स्ट्रेटा ऑफ देयर इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि सारे जापानीज बैंक्स जो है इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, बट मेनली देयर आर अराउंड 62 रीजनल बैंक्स इन जापान। तो अचानक ये सारे रीजनल बैंक्स जो है वो काफी अट्रैक्टिव डिपॉजिट्स अपने कस्टमर्स को देने लगे हैं। तो इसका रीजन ये है कि बहुत सारे ऑनलाइन बैंकर्स आए हैं, डिजिटल बैंक्स आए हैं जापान में, विच आर गिविंग वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। तो बिफोर दीज रीजनल बैंक्स इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स, ये कुछ डिजिटल बैंकर्स आए एंड उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए टू अ लॉट ऑफ पीपल इन जापान, जिस वजह से जापानीज पीपल हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन बैंकिंग मेथड्स, एंड इस वजह से रीजनल जापानीज बैंक्स जो है उनकी डिपॉजिट बुक बहुत तेजी से श्रिंक होने शुरू हो गई थी। जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है कि जो एल्डरली जापानीज पॉपुलेशन है, जापान में एल्डरली पॉपुलेशन इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो दे आर इंक्रीजिंगली ओपनिंग बैंक अकाउंट्स विद हेल्प ऑफ देयर एडल्ट चिल्ड्रन, जिस वजह से उनके जो बैलेंसेस है फ्रॉम रीजनल बैंक्स दे आर शिफ्टिंग टू सम ऑफ द डिजिटल बैंक्स। काफी एनालिस्ट्स का ये भी कहना है कि जो डिजिटल बैंक्स है वो ज्यादा दिन तक इतने अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑफर नहीं कर पाएंगे, ये सस्टेनेबल चीज नहीं है, ऐसा भी बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारे जो ऑनलाइन बैंक्स है इनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत कम है। रीजनल बैंक्स को ब्रांचेस ऑपरेट करनी होती है, एटीएम्स ऑपरेट करने होते हैं, तो ये सारे कॉस्ट्स भी है डिजिटल बैंक्स के पास नहीं है। एंड ऐसे में दे आर गिविंग अ वेरी एक डैंगलिंग कैरेट उन्होंने दिया है उनके कस्टमर्स को कि हम अच्छे रेट्स दे रहे हैं तो आप शिफ्ट हो जाइए, एंड क्लियरली बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो भी रही है। बैंक ऑफ जापान के हिसाब से रफली हाफ ऑफ जापान फाइनेंशियल असेट्स जो है दे आर हेल्ड बाय पीपल ओवर 60 years of age, एंड क्वार्टर ऑफ देयर फाइनेंशियल असेट्स आर हेल्ड बाय पीपल ओवर 70 years of age। तो ये जब एल्डरली पॉपुलेशन जो है वेन एवर दे डाई, तो उनका जो इनहेरिटेंस होता है दैट गोज टू अ जनरेशन दैट इज मोर लाइकली टू बैंक विद एन ऑनलाइन बैंक। उनका ज्यादा टेंडेंसी यही रहेगा कि वो ऑनलाइन बैंक या फिर डिजिटल बैंक के पास जाएंगे रादर देन कीपिंग द मनी विद द रीजनल बैंक जहां पर ये बैलेंस पहले हुआ करता था। तो क्लियरली एक शिफ्ट इन डेमोग्राफिक शिफ्ट यहाँ पर देखा जा रहा है जापान में, एंड कब तक ये सस्टेन होगा नहीं होगा ये आगे काफी इंटरेस्टिंग देखने वाली चीज होगी। लेकिन रीजनल बैंक्स के लिए करंटली बहुत मुश्किलें आ रही हैं, उनको अपने डिपॉजिट्स सस्टेन करने के लिए ऐसे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं जो आई एम नॉट रियली श्योर कि वो कैसे फाइनेंस कर पाएंगे, जहां पर एवरीवन इज बोरिंग एट ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट्स। हालांकि
बहुत ही रिसेंटली उन्होंने रेट हाइक्स लिए थे अपने, थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज्यादा दिखने लगा जापान की इकोनॉमी में। बट ओवरऑल जब इन्फ्लेशन ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है, इंटरेस्ट रेट 0% पर है, तो कैसे ये रीजनल बैंक्स फाइनेंस करेंगे गिविंग अराउंड 10% टू पीपल हु डिपॉजिट विद देम? दैट रिमेन्स टू बी सीन। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिलीव इट और नॉट। सो इसी के साथ आज का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।